Hello students, myself Dr. Yogesh Patil. Warm welcome to all of you for JK Shah classes revision session of management accounting. In this subject actually अगर देखा जाए बच्चों तो दो सब सब्जेक्ट्स कवर किए हैं. पहला है कॉस्टिंग और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हो तभी थोड़े से डिफरेंट प्रिंसिपल्स डिफरेंट रूल्स आपको यूज करने पड़ते हैं. सो व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ डिसीजन मेकिंग. जब आप डिसीजन मेकिंग की बात करते हो तभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करने पड़ते हैं. सो व्हेन फाइनेंशियल अकाउंट एंड्स योर मैनेजमेंट अकाउंट स्टार्ट्स. सर नहीं समझा. अकाउंटेंट जो होते हैं कंपनी के, उनका बेसिक ड्यूटी होता है इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्स योर इनकम स्टेटमेंट, दैट इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट. Financial statement also covers your balance sheet. Financial statement also covers your cash flow statement also. ये सारी चीजें बनाने का जो काम है वो होता है आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट का. वो सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके ये सारे स्टेटमेंट बताता है और बनाने के बाद ये स्टेटमेंट को एनालाइज करके डिसीजन लेना इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब आप लोगों को डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए बच्चों आपको एनालाइज करना पड़ेगा. सर किसको एनालाइज करें? सर ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और किसी को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है. तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करोगे तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए ज्यादा जो इजी फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को बोला जाता है वर्टिकल फॉर्मेट. क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स की अगर बच्चों बात करो तो शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी कैन बी फ्रॉम एनी स्ट्रीम. नॉट नेसेसरी कि शेयर होल्डर कॉमर्स से ही बिलोंग करे ना. आपको कॉमर्स का नॉलेज है, मुझे कॉमर्स का नॉलेज है, वी कैन इजीली रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट इन केस ऑफ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ड्राफ्टेड बाय द अकाउंटेंट. अकाउंटेंट ने जो ड्राफ्ट किए हुए स्टेटमेंट है उन्हें समझ में नहीं आते. अभी आप ही सोचो ना, अगर किसी साइंस वाले को, नॉन कॉमर्स वाले को, अनपढ़ इंसान को, जो पैसा होने के बाद शेयर होल्डर आराम से बन सकता है किसी भी कंपनी का ना, उसे सिर्फ शेयर खरीदना है. ये शेयर होल्डर को अगर आप लोग बैलेंस शीट थमा दोगे और उसे बोलोगे देख इसमें देख कैसे फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या एसेट का सिचुएशन है, क्या लायबिलिटी का, उसको इतना डिटेल में नहीं समझ में आएगा. और इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है कि डिसीजन लेने के लिए जो आसान फॉर्मेट हो वो फॉर्मेट आपको यूज करना बेहतर है. और इसीलिए आपके सिलेबस में वर्टिकल फॉर्मेट आया है. लेकिन अदर देन वर्टिकल फॉर्मेट आप लोगों के सिलेबस में डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स बहुत है. मार्जिनल कॉस्टिंग, मैनेजरियल डिसीजन आपने सुना रहे. उसके साथ साथ रेशियो एनालिसिस करके भी आप लोग आपके पूरे डिसीजन ले सकते हो. सर और कौन से टेक्निक हो सकते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है जो यूज करके प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल. The very famous technique which is nowadays used by maximum of companies for evaluating their financial performance is called as ratio analysis. And in this revision video I am going to discuss all the important ratios which are generally used for analyzing the financial statements. कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है ये सब कुछ फाइंड आउट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज किया जाता है उसे बोला जाता है रेशियो. एंड द चैप्टर्स नेम which I am going to present in front of you is ratio analysis. So for analyzing and understanding the financial statement for the purpose of better decision making कुछ टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे. उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आज के लेक्चर में हमारा कवर हो जाएगा, उसका नाम है रेशियो एनालिसिस. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे रेशियोज का डिस्कशन करेंगे. उसका मीनिंग क्या है, व्हाट दे इंडिकेट्स, हाउ दे आर बाइफोकेटेड, हाउ दे आर टू बी एक्सप्रेस्ड. इन सारी बातों को जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड. इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं रेशियो के बारे में. जैसे ही बच्चों में रेशियो नाम लेता हूं, रेशियो नाम लेते ही बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को एक गलत फहमी होती है. उनको लगता है रेशियो का मतलब क्या. तो ये बच्चे बोलते हैं रेशियो का मतलब सर हम लोगों ने ना स्कूलिंग में भी पढ़ा था. जैसे ही आप हमें रेशियो बोलते हो तो रेशियो बोलते ही उनके सामने ना, बच्चों के सामने ऐसे दो डॉट्स आ जाते हैं. ऐसे आप लोगों ने देखा रहेगा, ये देखो स्क्रीन पे दिखेगा आप लोगों को दो डॉट. ये दो डॉट का मतलब रेशियो नहीं है बच्चों. ये दो डॉट इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेशियो. ऐसे बहुत सारे मेथड्स आपके सिलेबस में, उनके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं. लेकिन ये दो डॉट का मतलब रेशियो नहीं होता. तो जनरल पब्लिक पूछते हैं सर रेशियो का मतलब क्या होता है, जरा हमको समझाओ ना रेशियो क्या है. तो वही तो डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. तो इन जनरल टर्म्स अपने जैसे लोगों को समझने के लिए रेशियो का मीनिंग ऐसा ड्राफ्ट हुआ है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू अमाउंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
अगर कोई भी रिलेशन की बात करोगे, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड्स, कोई भी रिलेशन हो सकता है ना, आप सिबलिंग्स की बात करो, आप और आपके भाई, आप और आपकी बहन, इनके रिलेशन की अगर बात करते हो, तो किसी भी रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जैसे दो लोगों की जरूरत होती है, वैसे ही अमाउंट का रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए एटलीस्ट 2 फिगर्स आर नीडेड। ये दोनों फिगर आपके कहां से होने चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। इसीलिए रेशियो का मीनिंग ऐसा लिखा गया है दैट इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू अमाउंट्स। स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं मैं कि इधर से ये होना चाहिए, उधर से यह होना चाहिए। एनी टू अमाउंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपका अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से भी हो सकता है, आपका अमाउंट P&L अकाउंट में से भी हो सकता है, आपका अमाउंट बैलेंस शीट में से भी हो सकता है। तो आपके ये जो अमाउंट के बीच का रिलेशनशिप होगा उसे बोलेंगे हम लोग रेशियो। अभी बच्चे पूछते हैं सर रेशियो का यूज क्या, इसको यूज क्यों करते हैं, कौन करता है, कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर माइंड। हर एक क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए हम यहाँ पे आज मिल रहे हैं। सो इस रिवीजन लेक्चर में रेशियो का थॉरली यूज क्या होता है, कहां पे होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन को लेकर। जब भी आप बात करते हो रेशियो की, मैंने बोला इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक्निक। It's an important technique used to analyze the financial statements of the company for the purpose of proper decision making. It is widely used by bankers, brokers, investors, workers. क्या बोला मैंने? By bankers, brokers, investors, worker. Banker, broker, investor, worker, etc. मतलब सिर्फ ये 4 लोग ये रेशियो का यूज नहीं करते हैं, जनरल पब्लिक भी यूज करती है। आपने रेशियो यूज किया है, मैं रेशियो यूज करता हूं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हम लोग रेशियो टेक्निक यूज कर रहे हैं। सर थोड़ा सा इजी समझाना, ये क्या बोलते जा रहा है, बताता हूं। जब आप लोग बात करते हो बैंकर्स की, बैंक में हम लोग कब जाते हैं? तो बच्चे आंसर देते हैं सर फॉर डिपॉजिटिंग मनी, फॉर विड्रॉइंग मनी, फॉर टेकिंग लोन। जब आप लोन लेने की बात करते हो तो बैंक को क्या लगता है? बैंक में जाओगे, ऐसे बैंक में बोलोगे बैंक मुझे लोन दे ना, बैंक बोलेगी ले ना, ऐसा लोन मिलता है? नहीं ना। बैंक में सिस्टमैटिकली यू नीड टू अप्लाई फॉर द लोन। लोन देने के बाद बैंक विल चेक योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंक विल चेक योर फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, बैंक विल चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर कंपनी, बैंक विल चेक द इंटरेस्ट कवरेज ऑफ योर कंपनी। सत्यानाश हो सर, क्या बोला? एक वर्ड आप लोगों को जाना पहचाना लगेगा यहाँ पे, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। सुना है आप लोगों ने? सर एक वर्ड बोल के दो बोलता है, हाँ ना, ये सिमिलर है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये सुना रहेगा आप लोगों ने। प्रॉफिटेबिलिटी, आप लोग कितना टर्नओवर करके कितना प्रॉफिट कमाते हो? बच्चों दो अमाउंट का रिलेशनशिप, कितना टर्नओवर करके कितना प्रॉफिट कमाते हो, दैट इज 2 अमाउंट्स का रिलेशनशिप यू आर कैलकुलेटिंग रेशियो। जब सॉल्वेंसी की बात करते हो बच्चों, सॉल्वेंसी का मतलब होता है एसेट्स डिवाइडेड बाय लायबिलिटी। एक लायबिलिटी के सामने कितने अमाउंट का एसेट है। अगर आप लोगों का आंसर आया 2:1, इसका मतलब है एक लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए डबल एसेट है। 1 लाख का लायबिलिटी, 2 लाख का एसेट, 1 करोड़ का लायबिलिटी, 2 करोड़ का एसेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो जब भी आप लोग अब 2 नंबर का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे ना बच्चों, इसका क्लियर मीनिंग ये निकलता है दैट यू आर कैलकुलेटिंग रेशियो। ये था एग्जांपल आपका बैंकर्स का। बैंकर्स के बाद आते हैं ब्रोकर्स। बच्चों अगर मैं कहीं पे हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग कभी भी डायरेक्टली बिल्डर या लैंडलॉर्ड के पास नहीं जाते। जनरली पब्लिक ब्रोकर के थ्रू जाना रेफर करती है। क्यों ऐसा प्रेफर करते हैं ये लोग? इसके पीछे एक ही रीजन है, ताकि जो भी डीलिंग के बीच में होने वाली चीजें हैं वो ब्रोकर संभालेगा, एंड फॉर हिज सर्विसेज ब्रोकर इज गोइंग टू चार्ज ब्रोकरेज। और आजकल मार्केट में देखोगे ना, रियल एस्टेट मार्केट में, तो ब्रोकरेज का रेट चल रहा है 2%। सर तूने तो बोला था रेशियो का मतलब 2 नंबर्स का रिलेशन होता है। बैटरी सर ढापने, यहाँ 2 नंबर कहाँ पे? यहाँ पे तो एक ही नंबर दिख रहा है। अरे पगलो, 2% का मतलब होता है 2 on 100। जब 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2 रुपया आपको उसको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। 1000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो 20 रुपीज देना पड़ेगा। 1000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो 200 रुपीज देना पड़ेगा। वी आर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द अकाउंट, और इसीलिए इसको भी बोला जाता है रेशियो। बैंकर हो गया, ब्रोकर हो गया, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था इन्वेस्टर। आप जब भी किसी भी कंपनी का शेयर वगैरह खरीदोगे, शेयर इन्वेस्ट करने के वक्त आप लोग एक चीज चेक करते हो, डिविडेंड कितना मिलेगा। व्हाट विल बी योर ROI? सत्यानाश हो सर, क्या बोल दिया तूने? ये ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हाउ मच प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट यू विल बी अर्निंग बाय इन्वेस्टिंग सर्टेन अमाउंट इन द मार्केट। मार्केट में अमाउंट इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कमाओगे बच्चों, दो नंबर्स का रिलेशनशिप है ये। दिस इज कॉल्ड एज रेशियो। और आप लोगों के एम्प्लॉइज वर्कर्स को इंसेंटिव बोनस वगैरह दिया जाता है, ये सारी की सारी चीजें रेशियो में ही तो आती है। आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में कुछ तो मार्क्स मिले रहेंगे। अगर किसी ने पूछा कि भाई तुझे बोर्ड में कितने मार्क्स मिले 10th में बता, तो आप लोग उसे मार्क्स नहीं बताते बच्चों, आप लोग अपने परसेंटेज बताते हो। यू आर यूजिंग रेशियो। सर कैसे सर? 90% का मतलब होता है यू हैव सिक्योर्ड 90 आउट ऑफ 100 ऑन एन एवरेज इन ऑल दी पेपर्स विच यू हैव गिवन इन योर बोर्ड। हर एक पेपर में अप्रोक्सीमेटली 100 में से 90 मार्क्स तुझे आए हैं। ये मतलब होता है 2 नंबर के रिलेशन का। अगर मैंने किसी को पूछा यार तुझे बोर्ड में कितने मार्क्स आ गए, उसने आंसर लिया था 673 मार्क्स आए, मुझे इसका वेटेज नहीं समझ सकता ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है रेशियो क्यों यूज करने का। समझने की कोशिश करो रेशियो क्यों यूज करने का, क्योंकि रेशियो गिव्स यू क्लियर आइडिया अबाउट द वर्थ ऑफ अमाउंट। रेशियो गिव्स यू क्लियर आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ अमाउंट। अमाउंट की वैल्यू कितनी है ये जानने के लिए रेशियो का यूज किया जाता है। अरे सर वैल्यू कैसे पता चलेगा, समझ लो ना यार। आपके बैच में 100 मार्क का जितना भी आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, वो देने के बाद आप लोगों ने ये पेपर देने के बाद, हाँ मैं सिर्फ बोल रहा हूँ पेपर, कौन सा पेपर? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन मैं CS एग्जीक्यूटिव मेन एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ। ये पेपर देने के बाद स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी, ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इन्होंने सिक्योर किए 30 मार्क्स, इसने सिक्योर किया, आप लोगों के स्टूडेंट ने सिक्योर किया 60 मार्क्स। और सॉरी लेट मी रेक्टिफाई दिस, यहां इसने भी सिक्योर किया 30 मार्क्स, इसने भी सिक्योर किया 30 मार्क्स। ये देखो अच्छे परफॉर्मर है ये मेरे। बाकी के लोग खुश मत होना, बाकी के लोग जो है ना ये कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में मार्क्स लेके आए हैं 12, 13, 14। ओनली एग्जाम्पल, ये सारी घटनाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। भगवान करे आपको अच्छे खासे मार्क मिले और सब्जेक्ट में एग्जाम्शन मिले, ठीक है। आई विल प्रे फॉर यू। यहाँ पे 3 स्टूडेंट है A, B, C, ऐसे 3 स्टूडेंट ने 30 मार्क्स सिक्योर किए हैं। जेके सर खुश हो गए और जेके सर ने मुझे बोला कि ये तीनों स्टूडेंट में से कोई तो एक टॉपर चुन ले योगेश और उसको एक कैश प्राइज दे दे। मैं तो खुश हो गया कि यार जेके शाह क्लासेस में से तो कैश प्राइजेस वैसे मिलते ही है, इन तीनों में से मुझे एक को कैश प्राइज देना है। बच्चों डिसीजन मेकिंग आया। सर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि इसमें से एक बंदे को एक कैश प्राइज देना है, तो मैं इसमें से किसको कैश प्राइज दूं? A को दूं, B को दूं, C को दूं? व्हाट यू थिंक? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कैश प्राइस तीनों में बांट के देना, तीनों इक्विवेलेंटली आपके लिए सेम परफॉर्मर है ना, इक्विवेलेंट है दो सारे के सारे स्टूडेंट। मैंने बोला भाई वेट, अगर मुझे इनमें से टॉपर चुनना है तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इफ दे हैव सिक्योर्ड 30 मार्क्स तो आउट ऑफ कितना उन्होंने सिक्योर किया है। अगर प्योर अमाउंट रहेगा तो उसका वैल्यूएशन क्या है अपने को पता नहीं चलता। और इसीलिए मैंने बोला ये CS एग्जीक्यूटिव मेन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एनी रैंडम टेस्ट की। कितने में से 30 आए हैं ये तो देख, ये मैंने 30 सिक्योर किया है आउट ऑफ 30, मतलब यहां पे बोल सकते हो दिस स्टूडेंट सिक्योर्ड 100% मार्क्स इन द पेपर। अगर B स्टूडेंट है उसने सिक्योर किया 30 मार्क्स आउट ऑफ 60, आप बोल सकते हो हाँ सर ये एवरेज स्टूडेंट है, 50% लेके आया पास होने के इतना, ओके ग्रुप में भी पास करना है ना इसीलिए 50% लेके आया। और तीसरा स्टूडेंट है ये जो C ही है, इसका नाम ही देख क्या C है, इसको 30% ही मार्क्स मिले। अभी इट इज यू कैन से क्रिस्टल क्लियर कि आप लोगों का कैश प्राइस जो है वो किसे मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन कैश प्राइस शुड बी गिवन टू स्टूडेंट A। सर क्यों A को दे? क्योंकि उसने 100% परफॉर्मेंस किया है। देखो हर जगह पे आप लोगों का अमाउंट सेम था, लेकिन क्या अमाउंट का वैल्यू सेम था? नहीं ना, वैल्यू डिफर हो रहा है। इसीलिए वैल्यू जानने के लिए, वर्थ जानने के लिए आपको उस अमाउंट को किसी और अमाउंट के साथ रिलेट करना पड़ेगा। And when you are establishing relationship between two or more amounts from financial statement, you are going to get the ratio. This is the basic introduction of the ratio. Sir, अभी तक आपने क्या क्या डिस्कस किया? अभी तक मैंने जितनी भी सारी डिस्कस की है उसमें सारी चीजों में पहला पॉइंट डिस्कस हुआ था मीनिंग ऑफ रेशियो, रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू अमाउंट्स फ्रॉम फाइनल अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बराबर है। ये रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? टू फाइंड आउट द वर्थ ऑफ अमाउंट। कौन कैलकुलेट करता है? बैंकर, ब्रोकर, इन्वेस्टर, वर्कर एक्सेट्रा, सारे लोग कंप्यूट करेंगे ताकि उनको अमाउंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी क्वेश्चन आता है सर रेशियो कैसे एक्सप्रेस करें? रेशियो एक्सप्रेस करने के बच्चों 3 फॉर्मेट्स, 3 फॉर्म्स आपके सिलेबस में। देयर आर टोटल 3 डिफरेंट स्टाइल।
जैसे मैंने बोला 3 स्टाइल है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सा स्टाइल कौन से रेशियो का रहता है। एवरी रेशियो हैज इट्स ओन स्टाइल, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सिलेबस में जो फॉर्म्स है वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, और टेंशन क्यों नहीं लेना है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे करते हैं चर्चा। पहला फॉर्म इज कॉल्ड एज परसेंटेज फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड एज प्योर फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज रेट फॉर्म। इतना लिखने के बावजूद बच्चों को नहीं समझ में आता है। ओके, होते हैं ना थोड़े से, तू धूप है छठ से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, वैसे वाले बच्चे, इनको समझ में नहीं आता सर ने क्या लिखा। भाई पहला वाला फॉर्म जो है वो झका टका फॉर्म, परसेंटेज होता है ना, टका टका झका टका, वो परसेंटेज का फॉर्म है। जिस फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सर किस फॉर्मूला को, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज should be expressed by using percentage form only. आफ्टर दैट आपके मार्क्स अगर आपको एक्सप्रेस करने हैं तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करो ना। किसी ने पूछा यार तेरे को बोर्ड में कितने मार्क्स मिले, उसे बोलोगे हाफ। अरे हाफ मार्क नहीं मिला है, हाफ आप लोगों का, इसका मतलब होता है यू हैव सिक्योर्ड 50%। 50 गिव्स यू क्लियर आइडिया ना, 50%। इसीलिए मार्क्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। किसी बिजनेसमैन को जाके पूछोगे तेरा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, पहले तो वो बंदा आपको अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी वो आपको परसेंटेज में ही बताएगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा माय प्रॉफिट्स आर 0.25 टाइम्स ऑफ माय टर्नओवर, ऐसा बोलेगा तो पहले दिमाग एक तीव्र सड़क डोक्यात जाते, नहीं समझ में आएगा किसी को क्या बोल रहा है। 0.25 टाइम्स का ही मतलब होता है 25%, और 25% का ही मतलब होता है 1/4, 1/4 का ही मतलब होता है 1:4। that your profit and your turnover are proportionately correlated to each other in the proportion of 1:4। और ये जब 1:4 बोलते हो, ये is to वाला फॉर्म is called as your pure form, जहां पे ये 0.25 टाइम्स वाला फॉर्म जो होता है बच्चों, इसे बोला जाता है रेट फॉर्म। हर एक फैकल्टी का अपना स्टाइल होता है, हर एक एक्टर का अपना स्टाइल होता है, वैसे ही हर एक रेशियो का अपना स्टाइल होता है। सर हम लोग कैसे पता करें किसमें आंसर होना चाहिए, आंखें खोल, दिमाग की सुन। आपके एमसीक्यू के नीचे आंसर्स दिए रहेंगे, ABCD करते हो ना, अक्केड़े बेक्केड़े पे बेबू और टिक करके आते हो ना, वो ABCD में आपको चेक करना है वेदर आंसर इज गिवन इन विच फॉर्म। अगर आंसर परसेंटेज में दिया है तो आपको फॉर्मूला को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोगों का आंसर परसेंटेज में नहीं है तो आप लोगों को प्योर या रेट फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए सम सॉल्विंग सेशन देख लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सर मतलब क्या, सावधान रहे, सतर्क रहे, आगे बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज आने वाले हैं। Till now, what we have covered? We have covered the meaning of ratio, relationship between two or more amounts from final account, forms to express the ratio, percentage form, pure form and rate form। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके पहले कौन करता था ये यूज रेशियो का। मैंने बोला था रेशियो इज जनरली यूज्ड बाय बैंकर्स, ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, वर्कर्स एक्सेट्रा, बराबर है। और ये रेशियो आपको वैल्यू कितना है अमाउंट का ये बता देगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं बेसिक डिस्कशन पे। सर ये क्या डिस्कस हो रहा है सर, इंट्रोडक्शन टू रेशियो। सर वेटेज कितना रहेगा सर, 8 मार्क तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। 8 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स ऑफ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर, 8 से 10 MCQs इसमें से आ सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि 20 to 25% पेपर इस चैप्टर में से आने के चांसेस है। इसीलिए ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। ये जो रेशियो है आपके सिलेबस में 35 to 40 फॉर्मूलेज आते हैं। सर क्या बोला सर, कुछ नहीं बोला, सॉरी माय मिस्टेक। ऐसा कुछ बोलने के बाद शॉक लगता है बच्चों को, लेकिन ये फॉर्मूलेज आर इजी टू रिमेंबर, रट्टा नहीं मारना है। लॉजिकली आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बट बिफोर मूविंग टू द रेशियो, हम लोग इनका जनरल बाइफर्केशन देखते क्या होता है। ऑल द रेशियोज अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। There are 3 different bases, no doubt। उसके आगे प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, एक्टिविटी, ऐसे अलग अलग पार्ट आएंगे। और जो मैं नोट्स अपलोड करने वाला हूं jkshaclasses.com पे, वहां पे से आप पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक बाइफिकेशन की बात करते हैं। पूरे के पूरे रेशियोज चैप्टर में इतना तो आपको अभी तक के डिस्कशन में समझ में आ रहेगा। टू कैलकुलेट एनी रेशियो एटलीस्ट हाउ मेनी अमाउंट्स आर नीडेड टू, बराबर। ये जो 2 अमाउंट चाहिए ना बच्चों, 2 अमाउंट, ये 2 अमाउंट आपके ट्रेडिंग P&L में से भी हो सकते हैं, 2 अमाउंट बैलेंस शीट में से भी हो सकते हैं, या 1 अमाउंट यहां से 1 अमाउंट वहां से हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कि आपके रेशियो के लिए कैलकुलेट करने के लिए लगने वाले जो 2 अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट ट्रेडिंग में से हो सकते हैं, दोनों अमाउंट P&L में से हो सकते हैं, दोनों अमाउंट बैलेंस शीट से हो सकते हैं, या
एक अमाउंट पी एंड एल से, एक अमाउंट बैलेंस शीट से, एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. If both the amounts are from P&L account, then that category is called as your P&L ratio. अर्ज है, क्या बोला मैंने, अगर दोनों के दोनों amounts are from trading P&L account तो उसे बोला जाता है P&L category of ratio. अगर दोनों अमाउंट बैलेंस शीट में से है तो उसे बोला जाता है बैलेंस शीट रेशियो, और एक P&L में से और दूसरा बैलेंस शीट में से रहेगा तभी उसे बोला जाता है कंबाइंड रेशियो, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड रेशियो एंड कंपोजिट रेशियो. अलग अलग नाम है. तो कैटेगरी वाइज रेशियो का बाइफिकेशन यहां पे मैंने लिखा है. हर एक रेशियो का पार्ट समझने के लिए आई हैव क्लासिफाइड ऑल द रेशियोज इन डिफरेंट कैटेगरी. एक एक कैटेगरी का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है. सो फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों. सावधान रहे, सतर्क रहे. दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द रेशियो. लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेशियो इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.